बीए थर्ड ईयर में आपको जो किताब है काव्यादर्श, उसमें एक लेसन है जो आपके पाठ्यक्रम में है। उसका नाम है बेटी का धन। ये लेसन का नाम है बेटी का धन। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। तो आज हम ये लेसन देखेंगे, बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदय में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। यानी बेतवा नदी जो है ये दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से ये बहती रहती है और ये उसमें छुपी हुई है, ये दूर से किसी को नजर नहीं आती। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जो भग्न जाति के, मतलब वहां पर पुरातन वस्तुओं के अवशेष उस गांव में है, इसीलिए वो गांव उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुरातन वस्तुओं के अवशेष उस गांव में देखने को मिलते हैं, इसलिए वो गांव बहुत प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भावन स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। यानी वहाँ पर जो भी लोग घूमने आते थे उस पुरातन वस्तुओं को देखने के लिए, पुरातन जो किला था उसको देखने के लिए जो लोग वहाँ पर आते थे पर्यटक के रूप में, उन लोगों को ये जो सुक्खू चौधरी है ये उनको गाइड करता था। मतलब ये उन पर्यटकों को घुमाया करता था कि कहाँ पे कौन सी वस्तु है, जैसे रानी का महल कहाँ पर है, राजा का दरबार कहाँ भरता था, कुंवर के बैठने का स्थान कहाँ पर है। भले ही वो टूटे फूटे हो लेकिन उनके जो अवशेष है उनको वो दिखाया करता था और उसकी जानकारी वो दिया करता था। वह एक उच्छ्वास लेकर रुंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशरफियाँ मिलती थी। यानी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए वो बोलता था पर्यटकों को कि एक वो समय था, राजाओं का समय था, जब केवटों को यानी मछली मारने वालों को अशरफिया इनाम में मिला करती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशरफिया बटोर ले जाते थे। यानी जो महल में झाड़ू वाड़ू मारते थे, ऐसे लोग झाड़ू मारते वक्त अशरफिया इधर उधर पड़ी रहती थी तो वो उठाकर लेकर चले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी और जो दो पहाड़ों के बीच में जो बेतवा नाम की जो नदी बह रही है वो नदी का पानी बढ़कर महाराज के चरण वो छूने आ जाती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। यानी यहाँ के राजा का ऐसा प्रताप था, ऐसा तेज था, लेकिन आज उसी राजा के जो महल है उसकी ये हालत हो चुकी है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। यानी वो जो भाषण, जो वाक्य बोलता था उस पर कोई विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन उस पर लोगों को दया आ जाती थी, दया आकर उस पर वो विश्वास कर लिया करते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। यानी सुक्खू चौधरी जो था वो उदार मन वाला था, बराबर है, लेकिन जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। यानी जैसी उसकी हालत थी वैसा वो रह नहीं पाता था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी। यानी उनके 3 लड़के थे, उन तीनों की शादियां हो चुकी थी, तो 3 बहुएं थी और कई पौत्र पौत्रियां, कई नाती पंतु उसके थे, इसलिए ऐसा भरा पूरा उसका परिवार था। लड़की केवल एक गंगा जली थी
जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। यानी 3 लड़के थे और 3 लड़कियों में उनकी केवल एक लड़की थी जिसका नाम था गंगाजली, और उसका भी अभी गौना नहीं हुआ था, मतलब उसकी कोई शादी पक्की नहीं हुई थी। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। चौधरी की ये सबसे आखिरी संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। यानी गंगाजली के जन्म लेते ही उनकी माँ का देहांत हो चुका था, इसीलिए सुक्खू चौधरी ने अपनी आखिरी लड़की को, जिसका नाम गंगाजली था, उसको बकरी का दूध पिला पिला कर उसको बड़ा किया था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक ही हल की होती थी। यानी परिवार में खाने वाले लोग बहुत थे, बराबर है, क्योंकि उनका भरा पूरा परिवार था। 3 लड़के थे, उनकी 3 बहुएं थी और बाकी नाते पंतु थे और एक लड़की, बराबर है। तो परिवार में खाने वालों की संख्या बहुत थी, लेकिन खेती बहुत थोड़ी थी और ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था। परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। यानी भले ही वो गरीब था, उसके घर में खाने पीने को उसको बराबर मिलता नहीं था, 2 वक्त की भरपेट रोटी भी, भरपेट खाना भी उसे नसीब नहीं होता था। लेकिन एक तो सुक्खू बहुत बूढ़ा हो चुका था और दूसरे पुरातन ज्ञान, मतलब जो पुरानी वस्तुएं है उसको उसका ज्ञान भी बहुत था, इसीलिए गांव में उसकी मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से झगड़ू साहू जो है वो भीतर ही भीतर उसे जलता था। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकी नोक से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडोरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फड़कते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। यानी सुक्खू जब गांव में घूमने के लिए आए हुए व्यक्तियों को जब वो घुमा घुमा कर उन सब खंडरों की जब उनको हाथ हिला हिला कर वो जब जानकारी दिया करता था, तब ये जो साहू है, झगड़ू साहू, ये अंदर ही अंदर जल जाया करता था। अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते जब सुक्खू पर अपने धन द्वार प्रभुत्व जमा कर सके। यानी हमेशा, यानी वो इस समय की प्रतीक्षा करते रहते थे कि भाई सुक्खू कब हमारे पास में घुटने टेकेगा, कब वो हमारे पैर पकड़ेगा, या फिर कब वो हमारे सामने भीख मांगेगा, इसकी वो हमेशा राह तकते थे। इस गांव में जमींदार ठाकुर जितन सिंह थे। इस गांव के जमींदार जो है उनका नाम था जितन सिंह ठाकुर, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों का नाको दम था। यानी कि जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कर उन्होंने गांव वालों पर लगा दिए थे। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुखी कहानी उन्हें सुनाई। यानी जब उस गांव में जिला मजिस्ट्रेट जब आते हैं और फिर वो पुरातन चिन्हों की, यानी पुरानी जो अवशेष पड़े हैं उन चिन्हों की सैर करने के लिए जब जाते हैं, तो उसकी जानकारी तो सबसे अच्छी सुक्खू चौधरी को ही है। तो सुक्खू चौधरी उनको घुमाता है, सुक्खू चौधरी उसको जानकारी देता है, लेकिन साथ ही साथ वो दबी जबान में अपने गांव वालों की दुख की कहानी भी उनको सुना देता है। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। यानी बड़े लोगों से बात करने में सुक्खू चौधरी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती थी, जरा सा भी वो डरता नहीं था, क्योंकि उसको उसकी आदत थी। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जितन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है। यानी सुक्खू चौधरी ये बात भली बाती से जानता था कि जितन सिंह के बारे में
जीतन सिंह के बारे में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के पास में उन्होंने उनकी शिकायत की। अब ये शिकायत करने से क्या परिणाम होगा उसकी जानकारी सुक्खू चौधरी को अच्छे से थी। यानी उनकी शिकायत करने पर जिस तरह से सिंह के मुंह में मुंह देना वो जितना भयानक था उतना डर सुक्खू चौधरी को लग रहा था। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है और हम लोगों का रात दिन रोते कटता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आवेगी। यानी लोगों ने सुक्खू चौधरी को चढ़ा दिया था कि भाई तुम्हारी इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है, जान पहचान है, और यहाँ पर ठाकुर जीतन सिंह हम पर जुल्म करता है, तो तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करते, फिर हमारी मित्रता तुम्हारे किस काम की। ऐसा वो सुक्खू चौधरी को बोलते थे। इसीलिए सुक्खू चौधरी ने जब जिला मजिस्ट्रेट गांव में आए थे तब उसकी शिकायत यानी ठाकुर जीतन सिंह की शिकायत उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के पास में कर दी थी। परोपकार सताम विभूतया, तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वो जीतन सिंह को भूल जाता था। यानी जब भी लोग मीठी मीठी बातें करते थे सुक्खू चौधरी से, तब उसका जो पारा है वो सातवें आसमान पर चढ़ा था, तब वो जीतन सिंह को भूल जाया करता था। मैजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। अब मैजिस्ट्रेट के पास में सुक्खू चौधरी ने शिकायत तो कर दी, अब मैजिस्ट्रेट ने इसका उत्तर भी मांगा जीतन सिंह से, बराबर है। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इन साहसपूर्ण स्वामिद्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी। उधर झगड़ू सिंह कुछ अच्छी ये मिल गई, मतलब अवसर अच्छा था झगड़ू साहू के पास में। तो झगड़ू साहू ने ठाकुर जीतन सिंह के पास में ये बोल दिया कि भाई ये जो शिकायत है, ये शिकायत किसने की, तुम्हारी सुक्खू चौधरी ने की। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अब ठाकुर साहब को बहुत क्रोध आया कि भाई हमारे ही गांव में रहने वाला सुक्खू चौधरी, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने हमारी शिकायत वहां कर दी। अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी, और फिर उन्होंने अपने जो कारिंदे है, नौकर है, उन्होंने उनसे बकाया लगान यानी किस किस के ऊपर लगान बकाया है उसकी बही खाती लेकर आओ। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल की कुछ लगान बाकी था। अब जब उन्होंने बही खाता चेक किया तो संयोग से सुक्खू चौधरी के ऊपर इस साल का बकाया लगान जो था वो बकाया बाकी था, यानी कुछ रुपए देने के बाकी थे। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। यानी एक तो पैदावार कम हुई, खेती में पैदावार कम हुई, इसलिए उन्होंने वो बकाया रकम दिया नहीं। दूसरी ये कि गंगा जली का ब्याह भी करना था, इसीलिए उन्होंने लगान कुछ दिया नहीं। छोटी बहू नथ की रट लगाई हुई थी, वह बनवानी पड़ी, और छोटी बहू जो है वो नथ की रट लगा पड़ी थी, यानी उसे नथ चाहिए थी, इसीलिए वो भी बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। यानी ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों के वजह से उन्होंने इस साल लगान का पैसा उन्होंने नहीं दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी, लगान के लिए उनको कोई अधिक चिंता भी नहीं थी। वह इस अभिमान में भुला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेंगे। यानी सुक्खू चौधरी को ये अभिमान था, ये गर्व था कि भाई वो बड़े बड़े यहाँ पे जो घूमने आने वाले लोग जो आते हैं, बड़े बड़े लोग जो आते हैं, जब वो उनको अपने बातों में फंसा सकता है, तो क्या वो ठाकुर जीतन सिंह को अपने बातों में फंसा नहीं सकेगा। इस बात का उसको गर्व हो चला था। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे, और उधर उस पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। यानी बूढ़े चौधरी जो है वो इधर तो अपने गर्व में फूले नहीं समा रहे थे, और उधर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। नहीं भाई, बकाया जो है, जो बाकी लगान जो है वो लेकर आओ। समन आ पहुंचा, और उनके घर पर समन भी आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला, यानी समन भी आ गया, और दूसरे ही दिन पेशी की तारीख भी आ गई, दे दी गई। तो सुक्खू चौधरी को
अपना जादू चलाने का अवसर मिला ही नहीं। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। अब जिन लोगों ने सुक्खू चौधरी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था, बराबर है, अब वो उसके सामने आने से डर रहे थे। अब उनका दर्शन भी दुर्लभ हो गया, वो दिख ही नहीं रहे थे गांव में। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। अब ठाकुर साहब के जितने भी चमचे थे, जो नौकर थे, वो इसको ढूंढ रहे थे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। यानी उन नौकरों के, उन सिपाहियों के डर की वजह से कोई भी सुक्खू चौधरी के पास में जा नहीं रहा था, वो उनसे मिलने से डर रहे थे। कचहरी वहां से 3 मील पर थी। वहां से कचहरी जो है, जहां पर सुक्खू चौधरी को हाजिर होना था, वहां से 3 मील दूर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठोर ठोर पानी, उमड़ी हुई नदियाँ, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निभा नहीं, पैरों में बल नहीं, अथा अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। यानी जिस दिन सुक्खू चौधरी को वहाँ पहुँचना था, उस दिन बहुत बरसात हो रही थी। यानी कमर भर पानी रास्ते में पड़ा हुआ था और नदियाँ उफान पर थी, यानी नदियों में भी पानी बहुत बह रहा था। रास्ता भी बहुत कच्चा था, कीचड़ था और बैलगाड़ी उनके पास में थी नहीं और पैरों में वहां तक चलकर जाने की ताकत भी नहीं थी। तो अतः इसका ये परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि फैसला जो है वो एक तरफा हो गया, क्योंकि वहां पर सुक्खू चौधरी अपनी सफाई देने के लिए पहुंचा ही नहीं, इसीलिए फैसला जो है वो एक तरफा हो गया था। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम अगली बार देखेंगे। ये बीए भाग 3 की काव्यादर्श नाम की जो किताब है, उसमें का एक लेसन है बेटी का धन। ठीक है।